मैंने अभी अभी अपनी पत्नी को पाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा। सीपीआर चाहिए। यहाँ पूरी अफरा तफरी मची है। 911 की ऑडियो अभी जारी की गई है क्योंकि हम एक बड़े अपडेट पर नजर रख रहे हैं। उस चौंकाने वाली हत्या की गुत्थी में जिसमें एक मां को दिन दहाड़े उसके उपनगरीय घर में चाकू मारकर मारा गया था। हर जगह खून फैला हुआ है। उनकी हत्या के हफ्तों बाद भी कोई संदिग्ध या गिरफ्तारी नहीं हुई। अब हम वो भावुक 911 कॉल सुन रहे हैं जो उनके पति ने कथित तौर पर उनका शव देखने के बाद की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे नहीं पता कि क्या। हम उस घबराए हुए हाल ही में जारी 911 कॉल का विश्लेषण कर रहे हैं क्योंकि उनके पति अब अटकलों के केंद्र में आ गए हैं और जो कदम उन्होंने कथित तौर पर अभी हाल ही में उठाया है उस पर भी चर्चा हो रही है क्योंकि उन्होंने जो देखा उससे जुड़े सवाल और भी तेज होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ऑन द केस, जिसे लॉ एंड क्राइम पेश कर रहा है। मैं क्रिस टीवर्ट हूं। कोई व्यक्ति दिन के उजाले में अपने घर में कैसे चाकू से मारा जा सकता है और फिर 5 हफ्ते बाद भी कोई गिरफ्तारी या जवाब नहीं मिला है। लेकिन अब हम 911 कॉल की अफरा तफरी सुन रहे हैं जो 6 जून को दोपहर करीब 4:30 बजे उत्तरी न्यू जर्सी के एक घर से की गई थी। 911 आपकी मदद करेगा। कृपया आपातकालीन पता बताएं। वो न्यू जर्सी है। ये कॉनर हैनलन की आवाज है। वो ब्रुक हैनलन के पति हैं और दोनों न्यू जर्सी के चेस्टर टाउनशिप, न्यूयॉर्क सिटी के उपनगर में रहते थे। और पुलिस ने इस मामले में और ब्रुक के साथ क्या हुआ इस पर जानकारी जारी करने में धीमी रही है क्योंकि वे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी हत्या कैसे हुई और किसने उसकी हत्या की। अब मैं आपको बताऊंगा कि उसके पति कॉनर ने उस 911 कॉल में डिस्पैचर को क्या बताया था। अब पिछले कुछ हफ्तों में हमने ब्रुक हैनलॉन के बारे में जो जाना है उसके मुताबिक हमें पता है कि वो सिर्फ एक पत्नी ही नहीं बल्कि एक युवा मां भी थी। ब्रुक और कॉनर के यहाँ लगभग 1 साल पहले एक बच्चा हुआ था। ब्रुक सबसे प्यारी और शुद्ध इंसान थीं जिन्हें मैंने जाना है, ये हैनलन की बहन पेज ने फॉक्स न्यूज को बताया। वो कहती हैं, जो कुछ भी मैं जानती हूं वो मैंने उनसे ही सीखा है। मैंने उनके बिना कभी नहीं जिया, उन्होंने मुझे सब सिखाया। और आप खुद से यही सोचते रह जाते हैं, किसी ऐसे इंसान से किसे दिक्कत हो सकती है जो इतना प्यारा लगता है और इतना प्यार करने वाला भी लगता है। ध्यान देना जरूरी है कि ब्रुक का काम कमजोर लोगों के लिए नहीं था, वो एक साइकोथेरेपिस्ट थीं। हमने देखा कि वेब एमडी के अनुसार ये वह व्यक्ति है जो लोगों को भावनात्मक या मानसिक परेशानियों और जीवन की मुश्किलों में मदद करता है। मेरा मतलब है, जब आप सोचते हैं कि आपको पूरे दिन किन किन लोगों से बातचीत करनी पड़ती है तो यह बहुत भारी काम है। और जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता है आप सोचते हैं कि वो किन लोगों के संपर्क में आई थी अपने काम पर और वे लोग किस दौर से गुजर रहे थे, हमें नहीं पता। अपने लिंक्डइन पर ब्रुक लिखती हैं कि वह एक उद्धरण के अनुसार अत्यधिक प्रेरित, जिम्मेदार और संवेदनशील व्यक्ति हैं जिनके पास एलपीसी है, जिसका मतलब है लाइसेंस प्राप्त प्रोफेशनल काउंसलर, जो न्यू जर्सी में लाइसेंस प्राप्त हैं। बच्चों, किशोरों और ऐसे परिवारों के साथ विभिन्न स्थानों पर काम करने का अनुभव जिन्हें काउंसलिंग, चिकित्सीय सहायता और संसाधनों की जरूरत है। अब जहां तक उनकी निजी जिंदगी की बात है, हमें पता है कि वो और उनके पति कॉनर 2021 में शादी के बंधन में बंधे थे। वे बॉस्टन में मिले थे। कॉनर वहीं के रहने वाले हैं और फिर वे न्यू जर्सी चले गए जहां ब्रुक बड़ी हुई थी। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ब्रुक की हत्या के दिन हैनलन के घर में क्या हुआ था और उनके पति ने उन्हें कैसे पाया। उस समय की परिस्थितियां भी स्पष्ट नहीं हैं और इस मामले में जो कुछ भी हमने जाना है उसका ज्यादातर हिस्सा उसी 911 कॉल से आया है जो अभी अभी जारी की गई है। हे भगवान, मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए। ठीक है, चेस्टर टाउनशिप, क्या ये सही है? चेस्टर टाउनशिप। हे भगवान, इसमें काफी रेसिंग है। मुझे नहीं पता। आप कॉल सुनते हैं और ब्रुक के पति को कहते सुन सकते हैं, गहरा कट है। मेडिकल एग्जामिनर ने उसके शरीर का पोस्टमार्टम किया और मौत का कारण कई तेज धार वाले घाव पाए गए और उसकी मौत को हत्या करार दिया गया। हम ऊपर जा रहे हैं। लाइन पे बने रहो और जानकारी लो, ठीक है? तो अल्लाह, कृपया
मुझे नहीं पता क्या कहना है, पर आपकी यहाँ तुरंत जरूरत है सर। वो खून बहा रही है और वो होश में नहीं है। क्या ये सही है? ठीक है, ठीक है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, चिंता मत कीजिए सर। ठीक है। पैरामेडिक्स भेजे गए हैं, लाइन पर रहें। हाँ हाँ। क्या? अगर डिफिब्रिलेटर उपलब्ध है तो किसी को उसे लाने के लिए भेजिए, और जब आपके पास आ जाए तो मुझे बताइए सर। नहीं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। उपलब्ध नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे नहीं पता क्या क्या क्या। कृपया फोन स्पीकर पर रखें ताकि उसे मदद करने के लिए आपके हाथ खाली रहें सर। ये स्पीकर पर है, ये स्पीकर पर है। मैंने कहा था इसे मत हिलाओ भाई। नहीं, क्यों दिया? इसे मत हिलाओ, एक पद रुको। नहीं 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 नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं बताऊंगा छाती पर दबाव कैसे देना है। अपने हाथ की एड़ी छाती के बीचों बीच दोनों निपल्स के ठीक बीच वाली हड्डी पर रखें। तो ये उनमें से एक कट है। माफ कीजिए, आपने क्या कहा सर? हर जगह खून फैला हुआ है। ठीक है, क्या आप अपने हाथ की एड़ी छाती के बीचों बीच दोनों निपल्स के बीच की हड्डी पर और दूसरा हाथ उसके ऊपर रख सकते हैं? हाँ। ठीक है, अच्छा। छाती को जोर से और तेजी से दबाएं, कम से कम 1 सेकंड में 2 बार और 2 इंच गहराई तक। ठीक है, हर बार दबाने के बाद छाती को पूरी तरह ऊपर आने दें। हम इसे 600 बार करेंगे, या जब तक मदद आकर ये संभाल नहीं लेती तब तक करते रहेंगे। ठीक है, जोर से गिनती बोलो ताकि मैं भी तुम्हारे साथ गिन सकूं। ठीक है, 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलते रहो सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम इसे 600 बार करेंगे, या जब तक मदद आकर संभाल नहीं लेती। ठीक है, एक, मुझे चाहिए कि आप 2। 3 4 1 2 3 4। मदद रास्ते में है सर, जारी रखें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1। 2 3 4। सर, गहरी सांस लेने की कोशिश करें सर। कोशिश करें और गहरी सांस लें सर। मुझे नहीं, पास आओ। क्या आप क्या आप अभी भी छाती दबा रहे हैं? बिल्कुल हाँ। 1 2 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जारी रखिए सर। 1 2 3 4 1 2 3 4। 1 2 3 4। वे जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच रहे हैं सर। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब जब आप इस कॉल को सुनते हैं तो आप डिस्पैचर को कॉर्नर को छाती पर दबाव देने के लिए निर्देशित करते हुए सुन सकते हैं, और आप बस उसे चिल्लाते हुए सुनते हैं। आप इस घर में हो रही अफरा तफरी को सुन सकते हैं जब वो ऐसा लगता है अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 1 2 1 नहीं, 2 3 4। 1 2। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कृपया गहरी सांस लेने की कोशिश करें सर। 3 4 1। मुझे 1 चाहिए। नहीं 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 भाई, 1 नहीं। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सर, मुझे पता है आपने बताया था। आप घर में कहाँ हैं? दूसरी मंजिल पर, दूसरी मंजिल। ठीक है, ठीक है। जारी रखो। 1 2 3 4 1 2 3 4। मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा, तुमसे हो जाएगा। रुक, चलो डॉर्बी, चलो चलो। जारी रखो। सर, 1 2 2 3 4। ये क्या? कहाँ पर एक बड़ा कट है? उसके सीने और उसके ठीक नीचे 1 1 है। ठीक है, ठीक है, बस करते रहिए सर। 1 2 3 4। मैं नहीं। ओके, करते रहिए सर। टीम आ रही है, जब तक वे संभालें तब तक करते रहिए।
मुझे तुम्हारी जरूरत है। आइरीन, 1 2 3 4 बस करते रहो। वो ठीक बाहर है, बस करते रहो जब तक वे संभाल नहीं लेते, ठीक है? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। 1 2 4 1 नहीं 3 4। 1 2 3 4 आपने कहा था सामने का दरवाजा खुला है। सर ठीक है, मैं रिस्पॉन्डर्स को अपडेट कर दूंगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 जारी रखिए सर। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जारी रखिए सर। हाँ, यहाँ जारी रखिए जब तक वे संभाल नहीं लेते सर। जारी रखिए जब तक वे संभाल नहीं लेते। नहीं 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 क्या वे ही आपातकर्मी हैं? सर। हाँ ठीक है, आप बात कर सकते हैं। सर, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। मुझे कोई भी चाहिए। आप वहां पति को कहते हुए सुन सकते हैं, उदाहरण, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आप उसे ब्रुक को बार बार ये कहते हुए सुन सकते हैं जब वो सीपीआर कर रहा है। उस कॉल के उस हिस्से के अंत में आप उसे आखिरकार वहां पहुंचे आपात कर्मियों से कहते हुए सुन सकते हैं कि उसने, उद्धरण, उसे पाया। और आप उस हिस्से में यह भी सुन सकते हैं कि वो कहता है कि ब्रुक घर की दूसरी मंजिल पर है। वो 9 कॉल 6 मिनट और 38 सेकंड तक चली और उस दिन के बाद से पुलिस ने इस मामले के बारे में वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं कहा है। असल में अधिकारियों को पीड़िता का नाम ब्रुक हैनलॉन होने की पुष्टि करने में लगभग 3 हफ्ते लग गए। यह स्पष्ट नहीं है कि क्यों। जनता को जारी की जाने वाली जानकारी के मामले में हर विभाग और हर केस अलग होता है, लेकिन इस मामले में वे बहुत चुप हैं। हम जानते हैं कि गिरफ्तारी तक पहुंचाने वाली या संभावित रूप से क्या हुआ, इस बारे में जानकारी देने के लिए $1000 का इनाम रखा गया है। अब कॉनर की बात करें, जिसने ये घबराहट भरी 911 कॉल की थी। उस पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है और उस पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है। उसे संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है। हालांकि हमारे पास एक बड़ा अपडेट है कि पिछले कई हफ्तों में जब से ये मामला चल रहा है और जब से जनता को इस मामले के बारे में और जानकारी मिली है, तब से कॉनर क्या कर रहा था। हमें पता है कि कॉनर हैनलन ने हाल ही में वकील रखा है। फॉक्स न्यूज डिजिटल के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच के दौरान कॉनर हैनलन कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संपर्क में रहे। फॉक्स ने बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस मामले में कई परिवार के सदस्यों से बात की है। अब इस कहानी में एक दिलचस्प बात है जो फॉक्स ने बताई। जब उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से पूछा कि क्या वे कॉनर को जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने वाला मानते हैं, तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। अब फिर से उस पर किसी भी चीज का आरोप नहीं लगाया गया है, उसे संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है। हम शायद इसके बारे में बात कर रहे हैं और जब आप वह 911 कॉल सुनते हैं तो वह निश्चित रूप से भावुक लगती है। ये एक आदमी है जिसने अपनी पत्नी और बच्चे की मां को खो दिया है और वो शायद इस रहस्य से जूझ रहा है, लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति से कहीं अधिक भावनात्मक स्तर पर जो इस कहानी का अनुसरण कर रहा है। कॉनर ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है या जो हुआ उसके बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है। अब कुछ मीडिया आउटलेट्स हैं जो उनके घर के बाहर उनकी पपराजी तस्वीरें ले रहे हैं। फिर से यह बहुत संभव है कि यह एक विधुर है जिसने अपनी पत्नी को बेहद दुखद तरीके से खो दिया और वो इस कहानी में एक पीड़ित है। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, इसमें बहुत सारी अनजान बातें हैं। अब हमें नहीं पता कि कॉनर का प्रतिनिधित्व कौन सा वकील कर रहा है या किस प्रकार का वकील कॉनर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि यह जांच अभी चल रही है। और सिर्फ इसलिए कि किसी ने वकील रख लिया है, यह ध्यान रखना जरूरी है कि इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति किसी भी चीज का दोषी है या उसने कुछ गलत किया है। अब ब्रुक हैनलन के साथ क्या हुआ, इस बारे में किसी के पास जानकारी हो, उन्हें मॉरिस काउंटी, न्यू जर्सी शेरिफ कार्यालय, चेस्टर पुलिस या मॉरिस काउंटी अभियोजक कार्यालय से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसा कि आप यह फेसबुक पर डाली गई एक प्रेस विज्ञप्ति में देख सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए
रिटायर्ड एनवाईपीडी डिटेक्टिव डेविड सारनी जुड़े हैं। धन्यवाद। आप जानते हैं, हमने कई मामलों में 911 कॉल सुनी है। इस मामले में ब्रुक हैनलॉन के पति से जो हमने सुना, उसमें आपके लिए क्या खास बात है? देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं जो शायद सदमे में है। हमें नहीं पता। मैं हमेशा इन 911 कॉल्स के बारे में यही बात करता हूँ। हमें उस व्यक्ति के बारे में नहीं पता जिसने कॉल की थी। इसी वजह से एक जांचकर्ता के तौर पर हमें उनसे पूछताछ करनी पड़ती है। आप जानते हैं, वो पूरी घटना लगभग 5 या 6 मिनट के एक छोटे से दायरे में सिमटी हुई है। उसकी आवाज से लगता है कि वो सदमे में है। वो परेशान लग रहा है। वो सीपीआर देने की कोशिश कर रहा है। नाउ एक एक ऑपरेटर बहुत शानदार काम कर रहा है, अगर मैं ऐसे कहूं, क्योंकि वो पूरे समय बहुत नियंत्रित तरीके से व्यवहार कर रहा है। वो कॉलर को शांत करने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं, कॉलर को शांत कर रहा है, जिसे हम पति के रूप में पहचानते हैं। और वो कंप्रेशन कर रहा है। उसे बता रहा है कि कंप्रेशन कैसे करना है। वहां बहुत सारी बातें हो रही हैं। और आखिर में बात वहीं आकर रुकती है। वो छाती या छाती के आसपास कट का निशान देखता है। वो किसी समय ये भी कहता है कि नीचे का दरवाजा खुला है। उसकी पत्नी दूसरी मंजिल पर है। वो उसे पुकार रहा है। वो ये सब कर रहा है। हम 911 कॉल्स का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ एक बात से उचित आधार नहीं बनता। इसके लिए कई कारण होने चाहिए। ये एक ऐसी बात है, आप जानते हैं, लोग उसी को जिम्मेदार मान रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि आपके पास 911 कॉल है और उसकी आवाज परेशान लग रही है। आप जानते हैं, यहीं से जांच शुरू होती है। तो मैं एक 911 कॉल को सुनता हूं जो परेशानी में है, जो मदद करने की कोशिश कर रहा है। और 911 एक ऑपरेटर बहुत अच्छा काम कर रहा है। कॉलर का ध्यान सीपीआर करने पे बनाए रखकर इस महिला के लिए इस समय है। उसे तो ये भी नहीं पता कि ये उसकी पत्नी है या नहीं। वो बस सुनता है। वो कंप्रेशंस करते हुए ब्रुक नाम भी कुछ बार लेता है। इनमें से बहुत सी चीजें मायने रखती हैं, लेकिन ये हमारे पास जो है उसका एक हिस्सा है। इस कॉल के बारे में आप सबसे अच्छी बात ये कह सकते हैं कि ये उस समय को स्थिर कर देती है जब उसकी पत्नी को ऊपर लगभग 4:30 बजे पाया गया था, जब 911 कॉल की गई थी। तो अब जासूस और जांचकर्ता घटना से पहले की स्थिति को देखेंगे और यही वो जगह है जहां हम इसे रोक सकते हैं और घटना से पहले की जांच कर सकते हैं। हाँ, और मुझे भी लगता है, जब आप सुनते हैं तो ये 6 मिनट 38 सेकंड का है। और जैसे एक मामला है जिसके बारे में मुझे पता है कि हमने बात की है और जो शो देखने वाले लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो है कैलिब फ्लिन, जिस पर ओहायो में अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है। उस मामले में 911 कॉल और उस पर मुकदमा चलना तय है। मुझे लगता है कि ये इस साल के अंत में होना है। उस स्थिति में मुझे कैलिब फ्लिन और लोगों द्वारा देखे गए संकेत याद हैं। जब तक दोष साबित ना हो, वह निर्दोष है। लेकिन उसे अपनी पत्नी के साथ हुई घटना की खास बातें पता थीं। आप 911 कॉल में सुन सकते हैं। वो कहता है कि उसे 2 बार गोली मारी गई थी और वो इसमें बहुत स्पष्ट है। इस मामले में ऐसा लगता है कि ब्रुक हैनलॉन के पति को वही हैरानी हुई जो आप अपने जीवन साथी को इस हालत में देखकर करेंगे, जब वह कहता है, हे भगवान, उसके सीने पर घाव है। मुझे लगता है कि अगर उसे फोन कॉल से पहले घावों की जानकारी होती तो ये बड़ा संदेह पैदा करता। सही है, और यही वो बात है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप जानते हैं, हर इंसान अलग होता है जब बात आती है आपातकालीन स्थिति को संभालने की, संकट की स्थिति को संभालने की या किसी चौंकाने वाली चीज को संभालने की। तो आपको सच में आपको उसके लिए एक बेसलाइन देखनी होगी। जहां तक जांच की बात है, कोई भी सवालों से ऊपर नहीं है। कोई भी किसी भी चीज से ऊपर नहीं है। जब आप उससे बात करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और जानते हैं कि अब उसके पास वकील है, उस शुरुआती इंटरव्यू और बॉडी कैम वीडियो में अगर अधिकारियों ने कैमरा ऑन रखा था, तो उसने इस सबसे पहले जांचकर्ताओं से क्या कहा था? वो कहा था, बच्चा कहा था। क्योंकि उनके पास एक बहुत छोटा बच्चा है। इस समय बच्चा कहाँ है? एक जासूस के तौर पे हम देख रहे हैं। मैं पुष्टि पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होना चाहता और यही एक चीज है जिस पे हमें ध्यान देना होता है। आपको किसी एक चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप गुलाबी हाथी के बारे में सोचेंगे, तो आप गुलाबी हाथी के बारे में ही सोचेंगे। हम सभी परिस्थितियों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो घर के पास आता है, कहता है कि वो दूसरी मंजिल पर है, पत्नी के लिए चिल्ला रहा है और सीपीआर कर रहा है। आप जानते हैं, लोग कहते हैं वो सीपीआर क्यों कर रहा है, वो खून बहना क्यों रोक रहा है। हमें घटनास्थल के बारे में नहीं पता और यही दूसरी बात है, हमें घटनास्थल के बारे में नहीं पता। वो सीपीआर करते समय ये बात कहता है जो वो इस समय कथित तौर पे कर रहा है। हम सिर्फ ऑडियो पर ही निर्भर है, यही बात है। अधिकारियों के पहुंचने पर और जानकारी मिलेगी, इसलिए हम तुरंत किसी को दोषी नहीं ठहराते और सारा ध्यान उसी पर नहीं लगाते। जांच को वैसे ही चलने दें जैसे उसे चलना चाहिए, जिसका मतलब है कि आप अपराध स्थल की जांच करेंगे। आपके पास घर की तलाशी के लिए वारंट है, आप उस पर काम करेंगे। आप केवल उसी से पूछताछ करेंगे जिससे कर सकते हैं, यानी उसके पति से, जिसने उसे सबसे पहले पाया था। तो फिर आप उसकी जिंदगी में और गहराई से देखेंगे
किसी को कैसे पता था वो उस समय घर पर होगी? बच्चा उसके साथ क्यों रहता था और घर पर क्यों था? इस दौरान बच्चे की देखभाल कौन कर रहा था? ऐसे कई सवाल आपके मन में आएंगे। इसलिए जब हम देखते हैं कि लोग भीड़ की तरह टूट पड़ते हैं और कहते हैं उसी ने किया, हम जो सोचते हैं उस पर नहीं चलते, बल्कि जो साबित कर सकते हैं उसी पर चलते हैं। और यही असल में आगे चलकर जांच की पहेली का हिस्सा है। मुझे ये हमेशा दिलचस्प लगता है, क्योंकि कुछ मामलों में आप जानते हैं, निश्चित रूप से गिरफ्तारी जल्दी हो जाती है और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अगर ये मामला होता और हमने वो शब्द नहीं सुने होते जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं, तो उन्होंने सच में कुछ नहीं कहा। हम सुनते हैं कि यह एक अलग घटना थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। जनता, क्या वे खतरे में है? जैसे उन्होंने सच में इस सवाल का जवाब नहीं दिया है कि अगर कोई है जो उत्तरी न्यू जर्सी में घरों में जा रहा है और बस यूं ही लोगों पर हमला कर रहा है, तो आपको लगता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसी की तरफ से थोड़ी और हलचल होनी चाहिए थी। आप इस तथ्य के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा मतलब है, ब्रुक हेनलन का नाम पीड़िता के रूप में बताने में उन्हें 3 हफ्ते लगे, जबकि पहले से खबरें थीं कि कुछ हुआ है। आपका क्या विचार है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां मामले को केवल आधिकारिक जानकारी के आधार पर कैसे संभाल रही हैं? वे बहुत चुप्पी साधे हुए हैं। और मुझे कहना पड़ेगा, देखिए, इस हत्या में व्यक्ति का नाम बताने में भी कुछ हफ्ते इंतजार करना पड़ा। हमने देखा है कि कई एजेंसियां कुछ होते ही तुरंत सार्वजनिक रूप से सामने आ जाती हैं। ऐसी घटना के बारे में वे कहेंगे कि यह एक अलग थलग घटना है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि एक हत्या हुई है और बस। आपको यह भी नहीं पता था कि जगह कहां थी। जाहिर है चेस्टर टाउनशिप और मॉरिस काउंटी को पता था, लेकिन हैरानी थी कि वे कितने चुप थे और कुछ भी बाहर लीक नहीं हुआ है। तो ये जांच के लिए अच्छा है, ये मीडिया के लिए बुरा है, क्योंकि तब हमारे पास सिर्फ अटकलें रह जाती हैं और लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं यही है। हम इसकी परवाह नहीं करते। एक जांचकर्ता बाहर के शोर की परवाह नहीं करता। हम केवल तथ्यों, अपराध स्थल, सबूतों की परवाह करते हैं, जो या तो स्थल से फोरेंसिक सबूत हो सकते हैं या डिजिटल सबूत, जैसे कंप्यूटर और इसी तरह की दूसरी चीजें। तो आप पीड़िता की पृष्ठभूमि और संबंधों की भी गहराई से जांच करेंगे, क्योंकि यही आपका काम है। ऐसा नहीं कि हम मानते हैं कि सिर्फ पति ने किया है। हमें सब कुछ देखना होगा, क्योंकि ये जांच अभी भी चल रही है। ये बहुत शांत रही है। एक जासूस के रूप में मैं उनके इस मामले में शांत रहने से बहुत प्रभावित। हम हाल ही में कई एजेंसियों के साथ ये देख रहे हैं कि वे बहुत चुप्पी साधे हुए हैं और शायद बहुत कम या बिल्कुल भी प्रेस को कुछ नहीं बता रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई थी, 911 कॉल जारी की गई थी, और फिर आपके पास कुछ लोग सूचना का अधिकार अधिनियम जैसी प्रक्रियाओं के जरिए जानकारी लेते हैं। लेकिन जांचकर्ता इसे बहुत शांत रख रहे हैं और मदद मांगी है। उन्होंने जनता से मदद मांगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पहले कुछ नहीं किया। वे जांच में और जोड़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं कह सकता हूँ, मीडिया के नजरिए से अपने करियर में हमेशा यही सवाल रहता है कि क्या जनता खतरे में है। ये फिर पुलिस प्रमुख या अभियोजक या जो भी व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसे एक मुश्किल स्थिति में डाल देता है, क्योंकि अगर ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घर का है और ये कोई अलग थलग पारिवारिक घटना नहीं है, तो आप समुदाय में ये चिंता पैदा कर देते हैं। जैक द रिपर जैसा कोई घूम रहा है और जघन्य अपराध कर रहा है। अभी हमें नहीं पता उनके पास कोई संदिग्ध है या नहीं, और वे इसे सार्वजनिक भी नहीं कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट है कि ब्रुक हेनलॉन के पति के पास अब वकील है। हमारे इस शो में बहुत सारे डिफेंस अटॉर्नी हैं जो कहते हैं कि अगर आपको पुलिस ने रोका है तो। ऐसे डिफेंस अटॉर्नी हैं जो कहेंगे कि आपको पुलिस से कभी कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, इस स्थिति में हमें नहीं पता कि किस तरह का वकील है। हमें इसके आसपास की परिस्थितियों के बारे में भी नहीं पता। लेकिन सिर्फ एक जांचकर्ता के नजरिए से देखें, जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो संदिग्ध हो भी सकता है और नहीं भी, उस पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है। मैं बस यही बार बार कहना चाहता हूं। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि इस मामले में जो मुख्य गवाह है उसके पास एक वकील है, तो इससे जांचकर्ताओं को क्या संकेत मिलता है? इससे स्थिति बदल सकती है। मीडिया में ये अच्छा नहीं लगता। सवाल है, वो वकील क्यों ले रहा है और मदद क्यों नहीं करना चाहता। लेकिन फिर से वही बात है, आपके पास अधिकार है, आपके पास वकील लेने का अधिकार है। मुझे नहीं पता, हमें उस इंटरव्यू के बारे में नहीं पता जो उसने वकील लेने से पहले दिया था। यही एक बात है। आप इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता कि उसने किस दिन वकील रखा था। हमें यह भी नहीं पता कि वकील किस प्रकार का है। क्या वो क्रिमिनल डिफेंस वकील है, वो रियल एस्टेट वकील भी हो सकता है। हमें कोई जानकारी नहीं है। क्या ऐसे मामलों में ऐसा करना उसके हित में है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कई लोगों को गलत आरोपों में गिरफ्तार होते देखा है। हो सकता है कि वो भी ऐसा ही कर रहा हो। अब दूसरी बात यह है कि मेरा मानना है कि बच्चा अपने परिवार के साथ है। ब्रुक हैनलॉन के पति मैसाचुसेट्स में वापस है, तो उससे आगे बात करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसे वकील का अधिकार है, जिसका मतलब है कि उस समय वकील का मौजूद होना जरूरी है। अगर आगे सवाल पूछने हैं तो वकील की मौजूदगी में ही होंगे। वकील या वे खुद जवाब देने से इनकार कर सकते हैं। तो जो मायने रखता है वो है 911 कॉल, और वो सब कुछ जो उसने वकील रखने से पहले कहा था। तो ये कभी-कभी एक प्रेरणा होती है, लेकिन अमेरिकी आपराधिक न्याय प्रणाली में इस मामले में वकील रखना पूरी तरह सामान्य है। और आप सोचते हैं कि सार्वजनिक छवि के नजरिए से भी कुछ लोग कहेंगे, आहा देखो, अब इसने वकील कर लिया है। जब आप इस आदमी का नाम फेसबुक पर खोजते हैं तो लोग उसे जनता की अदालत में हत्या का आरोपी बताते हैं, और अब आप अचानक एक आम नागरिक से ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे अब सब जानते हैं, और आपकी पपराजी द्वारा तस्वीरें ली जा रही हैं। मुझे आश्चर्य नहीं कि आप कानूनी सलाह लेंगे, ये उनका अधिकार है। देखते हैं जांच कैसे होती है। क्या आपको आश्चर्य है? मेरा मतलब है, दुर्भाग्य से ये बातचीत का डरावना हिस्सा था। 911 कॉल में आपने सुना, वो कहता है हर जगह खून है। हम जानते हैं कि चाकूबाजी के मामलों में अपराध स्थल बेहद भयावह होते हैं। क्या आपको हैरानी है कि 5 हफ्ते बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? मेरा मतलब है, हमें नहीं पता कि वे किसी का पीछा कर रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं बस ऐसे मामलों के बारे में सोचता हूं, और अगर ऐसा हुआ है तो किसी का वहां से बचकर निकल जाना और उनके पास जो सबूत हो सकते हैं उसके बारे में सोचता हूं। क्या आपको हैरानी है कि 5 हफ्ते बाद भी सब कुछ उतना ही शांत दिख रहा है? बाहर से तो सब कुछ शांत है, लेकिन अंदर से मैं आपको गारंटी देता हूं कि वे डिजिटल फॉरेंसिक सबूतों के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। आप सेल साइट लोकेशंस देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ क्या हुआ। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको इस 911 कॉल से नहीं मिलते हैं। और बहुत सारी बातें हैं जिनके जवाब अलग से मिलेंगे, चाहे वो मिलें या ना मिलें। जैसे, क्या उसने अपनी कार इस्तेमाल की थी? क्या उसने अपना फ़ोन इस्तेमाल किया था? क्या घर से कुछ चोरी हुआ था? क्या घर से कुछ हटाया गया था? वो ऊपर क्यों थी? क्या पहली और दूसरी मंजिल के बीच खून के निशान हैं? ये हमें नहीं पता। लेकिन आप जानते हैं, जब आप उन लोगों की बात करते हैं जो दोषी दिखते हैं, तो दोषी दिखने और वास्तव में दोषी होने में फर्क होता है। दोष संदेह से परे साबित होना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाज में हम अक्सर ये नजरिया भूल जाते हैं कि वही है जिसने ये किया क्योंकि उसके पास वकील और अच्छा घर है, और अब आपको तथ्य नहीं पता। और यही वजह है कि ये मामला शांत है। जो 5 हफ्ते लगते हैं, आप जानते हैं, हम फोन समन वगैरह की बात करते हैं, कई बार दस्तावेज वापस पाने में 6 हफ्ते लग सकते हैं। मैं डकैती, गोलीबारी जैसे केसों पर काम करता हूं, और इनमें सब वापस पाने में वक्त लगता है। जानकारी या डीएनए मिलने में वक्त लगता है, क्योंकि हमें अपराध स्थल पर खून की मात्रा नहीं पता। हम सिर्फ उसकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं। क्या वहां खून था? क्या खून जम गया था? ये सब बातें इसी से जुड़ी हुई हैं। आप जानते हो उसने दिन भर क्या किया? वो उस समय घर पे क्यों थी? किसी और को कैसे पता चला कि वो उस समय घर पे थी? क्या वो बच्चे की देखभाल कर रही थी? ये भी बड़ी बात है। आप जानते क्या, हमें तो ये भी नहीं पता कि उस समय बच्चा घर पे था या नहीं। ये भी इसमें शामिल है। पता नहीं उसके पास तब बच्चा था या नहीं, आपको भी अंदाजा नहीं है। और मीडिया की दुनिया में यही समस्या है कि हम उन जवाबों को चाहते हैं, लेकिन जांच की दुनिया में हमें वो जवाब ढूंढने होते हैं, और हमें उन सवालों के जवाब देने होते हैं जो जांच से निकलते हैं। जानते हो, ब्रुक हाईलैंड, वो वाकई बहुत कठिन काम करती थी। आप जानते हैं, वो एक साइकोथेरेपिस्ट थी। यानी उसका काम ऐसे लोगों के साथ होता था जिनको मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं, या जो अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आप जानते हैं, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उसने परिवारों के साथ काम किया, किशोरों के साथ काम किया, और आप जानते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के साथ भी काम किया। प्रक्रिया क्या है? क्या आप सिर्फ हिपा कानूनों के आधार पर जानकारी ले सकते हैं? अगर आप कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि वो किससे मिली थी, उसके सेशंस किन लोगों के साथ थे, और उन लोगों की समस्याएं क्या थीं। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को जानकारी पाने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं अपनानी होती हैं? देखिए, आपको फिर से हिपा कानून एक चीज है, आपको उसका दैनिक रिकॉर्ड, उसकी दैनिक कार्य सारणी देखनी होगी, वो किन किन लोगों से मिली थी। आप उन सभी लोगों को देखेंगे जिनसे वो मिली थी, क्या उनका कोई आपराधिक इतिहास है। घरेलू घटनाएं अक्सर अस्थिर और कभी कभी हिंसक भी हो जाती हैं, जैसा हमने कई बार देखा है। और अगर आप वही वैवाहिक परामर्श देने वाले व्यक्ति हैं और इसमें शामिल हैं, तो हो सकता है कि दोनों में से कोई एक या दोनों ही आपसे नाराज हो जाएं।
क्या ये इसका हिस्सा हो सकता है? हमें नहीं पता। तो वे उसकी उसकी विक्टिमोलॉजी, उसके इतिहास, जिन क्लाइंट से वो मिली थी, उन सब की गहराई से जांच करेंगे। वे उनकी भी पूरी जांच पड़ताल करेंगे। वे सभी तथ्यों की जांच करेंगे, बैंकिंग रिकॉर्ड्स, दोनों पक्षों की वित्तीय रिपोर्ट्स और परिवार की जानकारी देखेंगे। वे उनके बीच या किसी और के साथ घरेलू विवादों की घटनाओं को देखेंगे, रिश्तेदारों, दोस्तों और परिवार से बात करेंगे, जो शायद उन्होंने कर भी लिया होगा। ब्रुक्स का परिवार पति के साथ मामले पर बहुत चुप रहा है। उन्हें अभियोजक कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि कृपया बोलने से बचें, हम इस मामले पर काम कर रहे हैं। इसलिए वे चुप रहकर अपना काम कर रहे हैं। और मैं समझ सकता हूं कि वे जिस दर्द से गुजर रहे हैं और जिस तरह से उनके परिवार के सदस्य की हत्या हुई है, वो कितना भयानक है। लेकिन हमें यह तय करने के लिए सभी परिस्थितियों का मूल्यांकन करना होगा कि असली दोषी कौन है। तो इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी। वे उसके रिकॉर्ड देखेंगे, वे उन लोगों से पूछताछ करेंगे और इसमें समय लगता है, ये जल्दी नहीं होता। आप चाहते हैं कि ये 47 मिनट में बिना विज्ञापन के हो, जबकि लॉ ऑर्डर जैसे शोज में तो और कम समय लगता है, लेकिन इसमें समय लगता है। और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि वे अपनी पूरी जांच करना चाहते हैं। और बात यह भी है कि वे अभियोजक कार्यालय के साथ काम कर रहे हैं। अभियोजक के पास संदेह से परे का मानक होता है, तो वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी सबूत या गिरफ्तारी का कोई भी कारण हो तो वे मानते हैं कि वे उस व्यक्ति को संदेह से परे दोषी साबित कर सकते हैं। हाँ, और सार्वजनिक जानकारी कम होने के कारण यह ध्यान देना जरूरी है कि हमें नहीं पता कि शादी की स्थिति क्या थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि शादी में कुछ गलत था, हमें नहीं पता। आप जानते हैं, हमेशा वित्तीय रिकॉर्ड जैसी चीजें सामने आती हैं। इस मामले में ऐसी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है और आपको लोगों की तरफ से ज्यादा टिप्पणियां भी नहीं मिल रही हैं, जो आपकी बात को साबित करता है। शायद कानून प्रवर्तन एजेंसियां ब्रुक हेनलॉन के कुछ करीबी अहम लोगों से कह रही हैं कि वे अभी कुछ न कहें, क्योंकि मुझे यकीन है कि मीडिया के सदस्यों ने उन सभी से संपर्क किया होगा जो इस कहानी में बस जवाब ढूंढ रहे हैं, और हम देखेंगे कि ये जवाब कब सामने आते हैं। रिटायर्ड एनवाईपीडी डिटेक्टिव डेविड सारनी, लॉ एंड क्राइम पर आपको हमेशा पाकर अच्छा लगता है। हमारे साथ इस केस को समझाने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और सुरक्षित रहें। जाने से पहले, अगर किसी को ब्रुक हेनलॉन के साथ क्या हुआ हो सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया अधिकारियों से संपर्क करें। ये रहस्य अभी जारी है और हम इस कहानी पर कड़ी नजर रखेंगे। लॉ एंड क्राइम के ऑन द केस के लिए इतना ही। YouTube, Spotify पर सब्सक्राइब करें। पीकॉक पर भी स्ट्रीमिंग है। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं, अगली बार मिलेंगे।